नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो है 55। यह प्रैक्टिस सेट पेपर के पैटर्न के आधार पर रखा गया है। तो दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा जनवरी, मई, जुलाई और अप्रैल। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन यानी विषम समूह को समझना होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकता है एग्जाम में पूछने के लिए। तो मैं कहूँ दोस्तों, जो आपको विषम समूह दिखा रहा है ना, तो जो विषम समूह है हमारा दोस्तों, यहाँ पर असंगत भी हो सकता है। क्या हो सकता है? असंगत, ठीक है ना। असंगत के स्थान पर दोस्तों अगल अगल भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या होगा? अलग अलग, ठीक है ना। या फिर हो सकता है मेल जोल नहीं है, ठीक है ना। तो इन 4 टाइप के शब्दों का प्रयोग करके दोस्तों आपको क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी जगह विषम समूह की जगह पे असंगत समूह हो सकता है, अगल अगल समूह हो सकता है, या फिर मेल जोल समूह नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब बात करते हैं विषम समूह की कि विषम समूह क्या होता है। तो विषम समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या दिए गए हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 4 में से दोस्तों आपके 3 एक से रहेंगे, यानी कि इन 4 में से दोस्तों 1, 2 और 3 जैसे कि एक से रहेंगे। और जो अगल होता है, ठीक है ना, यानी एक अगल होगा। जो अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है, ठीक है ना। समझ गए? तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कि हमारा क्या अगल है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं। तो देखो, जब भी महीनों के नाम आए तो दोस्तों या तो वो क्या होंगे, सम विषम के आधार पर होंगे, ठीक है ना, सम विषम के आधार पर। या फिर दोस्तों उनके दिनों की संख्या, जैसे 31 का होता है कोई 30 का महीना, तो इनों के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले दिनों की संख्या लिखते हैं कि जो जनवरी का महीना होता है वो कितने दिन का? 31 दिन का। जो मई का होता है वो भी 31 दिन का होता है। जो जुलाई का होता है वो भी हमारा कितने? 31 दिन का होता है। लेकिन अप्रैल जो है दोस्तों वो 30 दिन का होता है। इसलिए दोस्तों ए, बी और सी ये तीनों कैसे हैं? एक से हैं। और हमारा जो अगल है वो है ऑप्शन डी यानी अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से आता है। इससे दोस्तों आपको पैतृक एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दोस्तों आप रिवीजन के तौर पर टिक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन को यानी इस टॉपिक को आपको रिवीजन के तौर पर रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि यदि 10 अप्रैल को सोमवार हो तो 21 मई को क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपको क्या हो कैलेंडर से कोई क्वेश्चन संबंधित आए तो सबसे पहले आपको दिनों की संख्या होनी चाहिए। किसके? महीनों की, ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्तों अप्रैल का जो महीना होता है आपने देखा होगा। तो अप्रैल का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 30 दिन का, ठीक है ना। कितने दिन का होता है? 30, ठीक। 30 में दोस्तों जो डेट देकर रखी होती ना है, तो हमें उसको क्या महीने में से घटा देना होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों जिस डेट का हमसे पूछा जाता है, क्या जिस डेट का हमसे पूछा जाता है, जैसे 21 मई का पूछा है तो दोस्तों हमें 21 उसमें क्या करने होते हैं? प्लस करने होते हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 41 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा? 7 पन्ना 35, ठीक है ना। 7 पन्ना कितना हो जाएगा? 35। अब हमारे पास कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 6, ठीक है ना। तो 6 जो बचे हैं दोस्तों, हमें शेष कितना बचा है? 6 बचा है। तो हमें शेष ही देखना होता है। क्या देखना होता है इस क्वेश्चनों में? शेष, ठीक है ना। और जो शेष बचे दोस्तों वो हमेशा कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। शेष कितना? 7 से कम रहे शेष। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा क्या था? सोमवार था। तो सोमवार से 6 कदम आगे चलिए दोस्तों। सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगल आएगा, बुध आएगा, गुरु आएगा, ठीक। क्या आएगा? गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है ना। 2, 4 और 5। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा? रविवार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को समझ गए। अब देखो, छोटा हल्का हल्का सा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ में जो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि जी हमें जिस डेट का पूछ देकर रखा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर महीने का नाम, तो सबसे पहले महीना हमें यहाँ पर लिख लेना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। फिर जो डेट देकर रखी होती है हमें उसी महीने में से घटा देना होता है, ठीक। और जिस डेट का हमें क्या दिन निकालना होता है हम उस डेट को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 41 हो जाएगा। 41 के बाद दोस्तों हमें मन से कितने? 7 से भाग देना है। 7 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि
हमारे सप्ताह कितने होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, ठीक है, इसलिए 7 से भाग देना होता है। जब भाग देंगे दोस्तों तो 7 पन्ना 35, फिर हमें क्या देखना होता है, शेष देखना होता है। शेष कितना बचा हमारा, 6। तो 6 जो शेष बचा है दोस्तों, तो हमें जो सोमवार दिन देकर रखा है 6 से 6 कदम आगे बढ़ना है, क्या आगे की ओर। जैसे सोमवार के बाद मंगल आएगा, बुध आएगा, गुरु आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, रविवार से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको कैलेंडर से, ये भी दोस्तों आपको रिवीजन के तौर पर रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास दोस्तों 3 शब्दों को दिया गया है। कितने शब्द हैं यहाँ पर, 3 शब्द। इन 3 शब्द में हमें ये बताना है कि ये आखिरकार ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, यानी रिलेशन है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है, एक वेन डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, पहले हम क्या इनका डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 3 जो शब्द हैं वो पृथ्वी है, ग्रह है और सूर्य है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो पृथ्वी है वो भी क्या है, एक ग्रह है। क्या है, ग्रह है। यानी दोस्तों जो पृथ्वी है हमारी, क्या है, पृथ्वी, ठीक है ना। तो पृथ्वी किसके अंदर आ जाएगी दोस्तों, ग्रह के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी, ग्रह के अंदर, ठीक है ना। जो डायग्राम है ना, ग्रह है ये, ठीक है ना, नीले रंग का, क्या है, ग्रह है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो सूर्य है, तो सूर्य क्या है दोस्तों, कोई ग्रह है नहीं है, वो क्या है, एक तारा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखो दोस्तों इन्हें करते कैसे हैं वो भी समझ लीजिएगा। जब कोई दूसरा क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या, 2 शब्दों में संबंध देखना होता है। जैसे हमने पृथ्वी और ग्रह इन दोनों शब्दों को देखते हैं और इनमें संबंध देखते हैं। तो आप कहोगे सर जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है। क्या है, एक ग्रह है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अब जो हमारे पास लास्ट का बचा है, अंतिम बचा है, क्या बचा है, सूर्य। तो सूर्य का संबंध आपको ग्रह से भी देखना होता है और पृथ्वी से, इन दोनों से देखना होता है। तो आप कहोगे जो पृथ्वी है वो भी ग्रह है और जो ग्रह है वो तो ग्रह है ही, लेकिन दोस्तों जो सूर्य है वो क्या है, तारा, यानी कि इन दोनों से अगल है। यानी कि दोस्तों ये क्या बन जाएगा, अगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से, इससे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आएगा, कहीं के भी स्टेट एग्जाम की तैयारी दे रहे हो, ये सभी के सभी रीजनिंग पेपर में मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये वेरी रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि 6 का संबंध 12 से है तो 4 का संबंध हमें बताना है। अब देखो दोस्तों इसमें आपको जो पहला वाला पद दिया है, ठीक है ना, ये पद आपको किसके तौर पर दिया जाता है, एक उदाहरण के तौर पर, कि जो लॉजिक आपका इसमें लगा है वही लॉजिक के जरिए आप ये वाला पद भी ढूंढें यानी ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों आप यदि हम 2 का इंटू करें 6 में, ठीक है ना, 2 का इंटू 6 में करेंगे तो 12 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों ये इसमें करेंगे 2 का इंटू 4 में, तो दोस्तों हमारा 8 आ रहा है, लेकिन 8 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा लॉजिक, ठीक है ना। लॉजिक भी दोस्तों हमें वही लगाना होता है जो सेम दोनों में अप्लाई हो। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि जो 6 है, 6 का क्यों कीजिए तो कितना हो जाएगा, 216। 216 को दोस्तों यानी कि उनकी एक एक संख्या का इंटू करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 का भी क्यों करेंगे दोस्तों हम, तो 4 का क्यों कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 यानी 6 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24। 24 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी, तो दोस्तों एनालॉजी के आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है क्योंकि आपको इसके 4 अंक आते हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका नंबर एनालॉजी का है, दूसरा होता है वर्ड एनालॉजी, तीसरे होते हैं लेटर एनालॉजी और फिर चौथा होता है मिक्सड एनालॉजी। यानी एनालॉजी वाले में दोस्तों आपकी 5-6 टॉपिक होती हैं, ठीक है ना। इसलिए 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सादृश्यता परीक्षण यानी कि वर्ड एनालॉजी का। पहले हमने नंबर एनालॉजी किया, अब ये वर्ड एनालॉजी का आ गया, ठीक है ना। जैसे कि गरीब का संबंध अमीर से है तो दिन का संबंध यहाँ पर बताना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ हिंदी पूछ ली गई है। अब हिंदी क्या दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों अधिकतम जीके, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर ऐसी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों आपने विलोम शब्द, अपोजिट शब्द पढ़े होंगे, ठीक है ना, हिंदी में, जैसे दिन रात, अमीर गरीब, तो ये उल्टा ही लिखा है। जैसे गरीब का क्या लिखा है दोस्तों, अमीर लिखा है, तो दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, रात हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे हमारे पास 5 लेटरों को दिया गया है, पीसना, गेहूं, सेंकना, रोटी और लोई। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है। तो तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी शब्द में तर्क हो और जो शब्द है दोस्तों उसके तर्क के जरिए हमें उसका पूरी जानकारी यानी पूरी कहानी समझ में आ जाए, उसे तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। जैसे कि आपने दोस्तों उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं किसे, संस्कृत में आपने देखे होंगे दोस्तों छोटी छोटी सी 2 लाइनों में क्या लिखा होता है, एक श्लोक लिखा होता है। लेकिन जब हम उसका क्या लगाते हैं यानी अर्थ देखते हैं तो दोस्तों एक पैराग्राफ सा भर जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि छोटी छोटी 2 लाइनों का दोस्तों एक पैराग्राफ बरोबर अर्थ हमें समझ में आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। तो दोस्तों हमें जो 5 लेटर दिए गए हैं हमें इस प्रकार से जमाना है दोस्तों कि हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको डिजिटल तौर पर दे देता हूँ एक उदाहरण। जैसे ए से जेड, यानी कि दोस्तों आपने डिक्शनरी देखी होगी, ए से जेड के क्रम में जमी होती है। इसी प्रकार और जो मेडिकल दुकान होती है दोस्तों वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम पे जमी होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें ये भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार से जमाना है, व्यवस्थित करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो लेटर दिए गए हैं दरअसल उनकी पहचान आपको होनी चाहिए कि ये लेटर दोस्तों किसी व्यक्ति के ऊपर हैं, किसी वस्तु के ऊपर हैं, किसी वृक्ष के ऊपर हैं, किसी प्रकृति या पेड़ किसके ऊपर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पीसना, गेहूं, सेंकना, रोटी और लोई, ये एक प्रकार की दोस्तों ईट यानी कि भोजन के आधार पर ये शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका गेहूं आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, गेहूं के बाद दोस्तों जो होता है तो हम घर पर रखते हैं गेहूं को, तो फिर हम क्या धोते हैं, ठीक है ना, यानी नुकाते मुकाते हैं। तो नुकाना मुकाना तो इसमें दिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, फिर डायरेक्ट पीसना, यानी कि हम पीसने जाते हैं, ठीक है ना, चक्की में से, तो यहाँ पर पीसना हो गया। पीसने के बाद दोस्तों हम उसे घर लाते हैं, चालते हैं, ठीक है ना, फिर उसनते हैं, गीला करते हैं, यानी कि बोई, ठीक है ना। फिर उसनने के बाद दोस्तों हम क्या बनाते हैं, उसकी लोई बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोई दिया है तो लोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 5वें नंबर। लोई बनाने के बाद दोस्तों उसे बेलते हैं, ठीक है ना, बेलना इसमें नहीं है। बेलने के बाद दोस्तों हम उसे क्या तवा पे चढ़ाते हैं यानी सेंकते हैं, तो सेंकना यहाँ पर दिया है तो ये 30 नंबर पे आ जाएगा। लास्ट हमारा क्या बचा, रोटी बचा। तो 21, 53 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इस टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है प्रत्येक साल। ये भी वेरी वेरी रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो रिवीजन में तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों वो आपको टॉपिक रिवीजन ही करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों यही मात्र एक ऐसे टॉपिक हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रेलवे 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कथन में क्या है, सभी एल के हैं, कुछ टी के हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी टी के हैं और कुछ टी के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। तो दोस्तों आपको जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, क्वेश्चन ही है। ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन है दोस्तों तो इसी में क्या है, प्रश्न है, और इसी में क्या दोस्तों जो निष्कर्ष दिया है इसी में क्या है, उसका हल भी है। तो दरअसल जो इस प्रश्न का जो हल निकाला है प्रश्न ने ही, तो ये सही निकाला है या फिर गलत निकाला है वो हमें बताना होता है। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम क्या कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है वो होता है न्याय निगम के जो क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब न्याय निगम के माध्यम से समझिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। जैसे कि न्याय निगम में दोस्तों आपने न्यायालय में देखा होगा कौन होते हैं, जज होते हैं। जज के अंडर में दोस्तों 2 वकील होते हैं, क्या होते हैं, ये वकील होता है, ये वकील। और दोस्तों जो कटघरे में खड़े होते हैं ना, माने कि ये वकील किसका, इसका केस लड़ता है, और ये वकील दोस्तों किसका, इसका केस लड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो वकील होते हैं तो इन दोनों वकीलों ने क्या दिए हैं, सबूत दिए हैं। सबूत का मतलब है दोस्तों कथन दिया है, ठीक है ना, यानी कि ये दिया है, ठीक, क्या है, कथन दिया है। इसने इसका सबूत दिया है, इसने इसका सबूत दिया है, ठीक है, यानी कि कथन दिया है, ठीक। सबूत के तौर पर क्या दिया, कथन दिया। अब दोस्तों जो जज है इसका क्या निष्कर्ष निकालेगा दोस्तों
तो निष्कर्ष जो निकाला है दोस्तों कथन का, तो वो क्या निकाला है, निष्कर्ष ये निकाला है। तो अब यही हमें पता करना है दोस्तों कि जो जज ने इस कथन के आधार पर जो सही किया है, निष्कर्ष निकाला है, वो दरअसल सही निष्कर्ष है या फिर गलत है। तो देखो दोस्तों, मैंने बहुत ही समझदारी से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखो दोस्तों, जो रीजनिंग विषय, ये मैथ तो है नहीं कि इसमें x बराबर 2 होगा तो 2 ही होगा। तो दोस्तों ये क्या है, रीजनिंग है, इसमें थोड़ा बहुत तो डाउट रह जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वो भी डाउट ना रहे। लेकिन दोस्तों ये रीजनिंग विषय, इसमें थोड़ा मोड़ा तो डाउट रहता ही है, ठीक। तो अब देखो हम करना शुरू करते हैं। तो पहले हमें कथन को समझना होगा। तो सभी एल के हैं, यानी दोस्तों जितने भी एल हैं वो क्या हैं, सभी के सभी के हैं, ठीक। कौन है, के हैं, ठीक है ना, इतना समझ गए। इसके बाद क्या पूछ रहा है, कुछ टी के हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टी है, क्या है दोस्तों, टी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ तो टी हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, के हो रहे हैं, ठीक। एल नहीं आ रहे, केवल टी और के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, कथन बन गया। अब इसके आधार पर हमें बताना है निष्कर्ष। तो यहाँ पर बोल रहा है सभी टी के हैं। तो देखो दोस्तों, जो वकील ने, जो जज ने गलत स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो सभी टी के नहीं है, कुछ ही टी के हैं, यानी फर्स्ट वाली स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक। सेकंड क्या बोला है, कुछ टी के हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो टी हैं और कुछ के हैं, यानी सेकंड वाली सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है कि केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है, आपका एक क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों जो एसएससी एमटीसी या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, ये भी रिवीजन के तौर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यदि एनटीपीसी को 3882 और एनपीसीआर को 3829 लिखा जाता है, तो एनसीईआरटी को क्या लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रेलवे 2019 में ही पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या कहते हैं, तो सांकेतिक भाषा में इसे हिंदी में बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से आता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये रीजनिंग का सबसे दोस्तों सरल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या करनी होती है, नकल करनी होती है। अब क्या क्या दिन आ गए दोस्तों, आपको नकल करना भी सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो समझदारी से देखना, ज़्यादा नकल भी नहीं करनी है अपन को, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो एनटीपीसी, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझना। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कोड, ठीक है ना। जैसे हम पासवर्ड मोबाइल में डालते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कोड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा, टॉपिक से ही, ये कोड वाले हैं। जैसे एनटीपीसी का कोड क्या है दोस्तों, तो एन की जगह पर 3 कोड लिखा है, टी की जगह पर 4 लिखा है, पी की जगह पर 8 लिखा है, सी की जगह पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। इसी प्रकार देखो एन की जगह पर 3 लिखा है, तो यानी कि एन की जगह पर यहाँ पर भी 3 था, ठीक है ना। पी की जगह पर 8 लिखा है, ठीक। और सी की जगह पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है ना। ई की जगह पे 9 लिखा है और आर की जगह पे 6 लिखा है। तो हमें एनसीईआरटी की बताना है, ठीक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो जो एन है, तो एन का कोड आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर भी देखो तो 100 नंबर में 3 है, और यहाँ पर भी देखो दोस्तों तो यहाँ पर भी 3 है, यानी एन का तो कोड कितना है, 3 है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, सी। तो सी का कोड आप यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 30 नंबर पर देखो दोस्तों, जो सी है उसका भी कोड कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, ई बच रहा है। क्या बच रहा है, ई। तो ई का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ई का कितना है, 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो आर पूछ रहा है। तो आर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, टी बचा है, ठीक है ना। तो टी का आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 है, 32 96 4 किसी ऑप्शन में है। तो आप देखो दोस्तों कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कि ये क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 32 46 96 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों समझने से पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपने देखे होंगे कि एरो की सहायता से होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं एरो बनाऊंगा दोस्तों तो आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इसकी बेसिक जानकारी दे दूं तो आपको साथ समझ में आ जाए। नेक्स्ट को तो इसकी जानकारी देख लें। तो दोस्तों
ये इसमें यहाँ पर क्या बोला कि संबंध यानी रक्त संबंध में आपसे 2 पीढ़ियों का उपयोग होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 5 पीढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक, तो देखो दोस्तों ये कौन है, आप है, आपकी पीढ़ी, यानी आपकी पीढ़ी से 2 ऊपर की पीढ़ी और 2 नीचे की पीढ़ी, यानी कि दोस्तों इन्हीं 2 पीढ़ियों की बात कर रहा है। यानी आपकी 2 पीढ़ियों के बारे में और 2 नीचे की पीढ़ियों के बारे में ही पूछा जाता है। इससे अगल कोई सी भी पीढ़ी नहीं आती है। ठीक है ना, किसमें, इन्हीं 5 पीढ़ियों को दोस्तों, इन्हीं 5 पीढ़ियों में से दोस्तों आपको रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। इससे कहीं से अगल से पीढ़ी नहीं पूछी जाएगी। तो देखो दोस्तों अब आपको ध्यान क्या रखना है, एरो का इस्तेमाल बता रहा था मैं आपको कि जब भी दोस्तों जैसे आपकी पीढ़ी के बराबर, आपकी पीढ़ी के बराबर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन है, आपकी पीढ़ी के बराबर होते हैं। ठीक है ना, जैसे भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, और जिसकी पत्नी होगी दोस्तों तो उसकी पत्नी भी आपकी पीढ़ी की ही होती है। ठीक है ना, तो जब भी दोस्तों आपकी पीढ़ी के बारे में बात करें तो आपको जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इस एरो का इस्तेमाल करना है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसके बाद दोस्तों यदि आपसे ऊपर की पीढ़ी के बारे में बात की जाए, जैसे माँ, पिता, मौसी, मामा, मामी, चाचा, चाची, सास, ससुर, ठीक है ना, किसी के सास ससुर होंगे या ना होंगे वो नहीं पता, लेकिन दोस्तों फिर जब आपसे ऊपर वाली पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा इस वाले ऑरेंज वाले की इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, एरो का। जब दोस्तों आपसे नीचे वाली एरो का इस्तेमाल कब करोगे, जब आपकी छोटी पीढ़ी हो, जैसे आपके बेटे हों, बेटी हों, भतीजा भतीजी या पोता या पोती, ठीक है ना, तब आपको एलो वाले एरो का इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एरो का समझ आ चुकी होगी। तो देखो हम क्वेश्चन को करते हैं कि क्या बोल रहा है वो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, बी सी की बहन है, डी सी की माँ है और डी ई का पति है और ई एफ की बेटी है, परंतु एफ शादी नहीं है। तो ए एफ का किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये इसने पूछा है। तो आप देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका वो भी आप समझिए। ए बी की पत्नी है, तो यानी दोस्तों जो ए है, ठीक, बना लेते हैं हम ए, तो दोस्तों बी की पत्नी है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पत्नी हमारी ही पीढ़ी की व्यक्ति होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों जब भी पत्नी के बारे में बात आए तो आपको सब इस वाले एरो का इस्तेमाल करना है, यानी राइट वाले एरो का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, कौन है, बी पत्नी है। ठीक है ना, अब क्या बोला दोस्तों, बी सी की बहन है, तो देखो दोस्तों बहन भी आपकी ही पीढ़ी की व्यक्ति है। ठीक है ना, तो बहन है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों अब क्या बोला, डी सी की माँ है, तो देखो दोस्तों जो डी है वो कौन है, सी की माँ है। तो दोस्तों अब कहाँ वो एरो लगेगा, तो देखो दोस्तों अब सीधा एरो नहीं लगाना है, आपको एरो को ऊपर की ओर करना है, क्योंकि दोस्तों जो डी है वो कौन है, माँ है, और माँ कहाँ दोस्तों, ऊपर की पीढ़ी होती है। ठीक है ना, कहाँ की पीढ़ी होती है, ऊपर की पीढ़ी होती है। ठीक है ना, अब क्या बोला, डी ई के पति है, तो देखो दोस्तों जब पति होती है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ए जो बी की पत्नी है, यानी कि जो हमारी पत्नी है दोस्तों, तो हमारी पीढ़ी की होगी। ठीक है ना, तो हमने इस एरो का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारी माँ है, तो माँ के पति होंगे दोस्तों, तो पति भी उन्हीं की पीढ़ी की होंगे, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी इस एरो का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, समझ गए। इसके बाद क्या बोला है दोस्तों कि ई एफ की बेटी है, यानी जो ई है दोस्तों वो एफ की बेटी है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब आपकी छोटी बेटी की यानी कि छोटी पीढ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो आपको हमेशा नीचे वाले एरो का इस्तेमाल करना है। तो कौन है, एफ। ठीक है ना, फिर कृष्ण ने क्या बोला है दोस्तों, परंतु एफ साली नहीं है, तो ए का एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक जवाब आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए वो समझिए। ठीक, अब दोस्तों जो एफ है, ठीक है ना, ई है वो एफ की बेटी है, तो दोस्तों जब भी ये बेटी होगी, ठीक, तो देखो कई लोग क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं, यानी जो डायग्राम बनाए उन्हें पढ़ने का तरीका नहीं पता, वो कैसे पढ़ते हैं वो समझिए। ए बी की पत्नी है, बी सी की बहन है, डी ई की माँ है, तो इस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है ना, डायग्राम को किस प्रकार से पढ़ा जाता है वो समझिए। ए बी की पत्नी है, यानी कि ए बी की पत्नी है। ठीक है ना, जब ये पत्नी है दोस्तों, जो बी सी की बहन है, तो जो हमारी कौन होगी दोस्तों, साली होगी। कौन होगी, साली होगी। जब ये साली है दोस्तों और सी की ये माँ है, तो ये कौन सी होगी, हमारी सासू जी होंगी। ठीक है ना, जब ये सासू जी हैं दोस्तों, तो सासू जी के पति कौन होंगे दोस्तों, हमारे ससुर जी होंगे। जब ये ससुर जी हैं दोस्तों, तो ये कौन होगी, हमारी साली होगी, क्योंकि ई की जो पत्नी है ना, ठीक, सॉरी, ई की बहन बेटी है, तो हमारी कौन होगी, साली होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा है परंतु एफ साली नहीं है। जब ये साली नहीं है दोस्तों, तो जो ए रहेगा, ए की तो दोस्तों इसकी बेटी, ठीक है, नहीं है, ससुर की बेटी, दो व्यक्ति लग सकती हैं संबंध में। कौन कौन, या तो दोस्तों वो साली हो सकती है। ठीक है ना, क्या होगी, साली।
लेकिन उसने कहा है साली नहीं है। तो दोस्तों दूसरी अब क्या बची होगी, पत्नी, यानी दोस्तों उसकी पत्नी होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि ये अब साली नहीं है। जब वो साली नहीं है दोस्तों तो इसका मतलब है कि वो उसकी पत्नी है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वेरी रिवीजन के तौर पर रख लें, क्योंकि ये ऑल स्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो आपके पास एक सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये भी एसएससी जीडी 2023 का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 19, 29 और 59, 69 क्वेश्चन मार्क आपको ये सीरीज बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये 10 के अंतर से चल रही है, 10-20 के अंतर से चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुमान नहीं लगाया जाता है, ठीक, किस प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहले आपको अंतर देख लेना है। अंतर देखोगे तो यहाँ पर 10 का है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितने का पहुँच गया है, 30 का पहुँच गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितने का पहुँच गया है दोस्तों, 10 का पहुँच गया है। तो फिर कितने का पहुँचेगा दोस्तों, 30 का। तो 30 पहुँचेगा दोस्तों, तो फिर ये तो लगभग 109 के रूप में आ जाएगा। तो ठीक, तो आप ऑप्शन 20 का राइट आंसर कर दोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा लॉजिक लग रहा है, इस प्रकार से नहीं करना था आपको करना क्या था दोस्तों, जो 19 है, ठीक है ना, यानी जो इकाई अंक है वो क्या है, 9 होना चाहिए, ठीक है ना, 9। और 9 हो दोस्तों तो जो 19 है वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्रम से 19 संख्या को अगली क्या होगी दोस्तों, 29 होगी, क्योंकि दोस्तों 19 के बाद देखो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, या तो वो दोस्तों 23 भी हो सकती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इकाई अंक कितना होना चाहिए दोस्तों, पहला डिजिट 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9, ठीक है ना, और वो कैसी हो, अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना। तो 19 के बाद अगली क्या होगी दोस्तों, जिसमें 9 पहला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये है, फिर अगली क्या होगी, 29 होगी। इसके बाद दोस्तों देखो 39 नहीं होगी, क्योंकि वो अभाज्य संख्या थोड़ी है। 39 में दोस्तों 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। 49 भी दोस्तों 7 से कट जाती है, लेकिन दोस्तों जो 59 है वो किसी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों 59 के बाद देखो जो 69 है हमारा, ठीक है ना, ये भी दोस्तों 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फिर उनने क्या लिखा है, 79, यानी कि 59 लिखा है, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 89, ठीक है ना, कितना, 89 दोस्तों किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 89, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों 109 भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या केवल से केवल 2 डिजिट की संख्या ही बतानी थी, कितने, 2 डिजिट की संख्या ही बतानी थी, समझ गए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीरीज, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, ध्यान रखें। ये भी लेटर में होती है और संख्या में आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद मिक्सड में भी आती है, तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब नंबर टेबल तो आपको दिखाई दे रही है, उसमें कुछ नंबर और क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों, जो बच्चे होते हैं कि साथ पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हो, या फिर कर रहे होंगे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि दरअसल इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, या कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, या कहाँ से देखना शुरू करें या फिर कहाँ से करना शुरू करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे आपने पेपर में वो एक क्रॉसवर्ड के नाम पर आता है, तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी चलता है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन उसी क्रॉस जो आपने देखा होगा क्रॉसवर्ड पेपर में आता है, क्रॉसवर्ड, ठीक है ना, एक भरने के लिए आता है, तो इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों ये क्वेश्चन भी किए जाते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों जो बच्चे इसे पहली बार देख रहा है या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है, वो आप सीख लें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करने क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्याओं को चुन लेना होता है, ठीक है ना। जैसे हमने चयन कर ली बीच की कैसी हैं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है ना। जब दोस्तों जो आपकी बीच की संख्या है, तो यानी लॉजिक जो देखना है दोस्तों आपको, ये वाली पंक्ति, ठीक है ना, और ये वाली पंक्ति, इन दोनों में आपको लॉजिक देखना है। यानी कि 2 और 5 में हम क्या कर दें कि वो 125 हो जाए, ठीक है ना। हम मान के समझ लीजिए दोस्तों कि आपको जैसे 21,
303, यहाँ पर इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या आ गई, ठीक है यहाँ पर, तब आपको लॉजिक कैसे देखना था, फिर आपको दोस्तों इन दोनों संख्याओं में लॉजिक देखना था, ठीक है ना, यानी इन कॉलम में, ठीक है ना, इन दो वाले में, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पर बड़ी संख्या दी जाए तो आपको इस साइड देखना था, यदि आपको इस बीच में दी जाए तो आपको इन दोनों बीच में देखना होता, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, मध्य में है यानी बीच में है, ठीक। तो यानी 2 और 3 में हम क्या कर दें दोस्तों कि वो कितना हो जाए 125 हो जाए। तो देखो दोस्तों 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का जब हम क्यू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लगी। अब ये लॉजिक भी तभी माना जाता है दोस्तों जब आपको इन दोनों स्थितियों को भी फॉलो करें। जैसे कि दोस्तों हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, जब 7 का क्यू करेंगे दोस्तों ये 343 होता है, कितना होता है 300। तो ये हमारा लॉजिक सही जा रहा है यानी सही है। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए 216 किसका होता है दोस्तों क्यू, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब देखो क्यू कैसे निकाला जाता है, 216 ये तो दोस्तों 7 का है, ठीक ना, 7 का कितना है 343 है, लेकिन ये 216 है। आपको पता है दोस्तों जो 5 का क्यू है, 5 का क्यू 125 है, ठीक है ना, और ये 7 का क्यू कितना है 343 है, यानी कि ये इसके मध्य में है, ठीक है ना, यानी 5 और 7 के मध्य में। तो 5 और 7 के मध्य में दोस्तों 6 संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है 6। तो 6 यानी कि ये 6 का क्यू दोस्तों 216 होगा, कितने का 6 का। लेकिन दोस्तों हमें लॉजिक क्या लगाते आ रहे हैं वो भी आप समझिए। लॉजिक का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जब ये हमारा जोड़ने पर 5 आया तो इसी प्रकार दोस्तों 5 और 1 में हम क्या जोड़ें कि वो कितना हो जाए 6 हो जाए। तो आप कहोगे सर 1 जोड़ें, जब इन दोनों को जोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पर 1 भरी जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आप भी एवं संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों 12 मैंने आपको ऐसे टॉपिकों के नाम बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये 12 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आप रिवीजन के तौर पर रखें और आपको यही याद और ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि ये घड़ी 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाती है तो 11 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये 2024 में ही पूछा जा चुका है CGL में, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घड़ी जो बनाती है दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है 6 डिग्री का, ठीक है ना। तो दोस्तों जब 6 डिग्री का 1 मिनट में बना रही है तो जो 30 मिनट है, ठीक है ना, 30 मिनट में दोस्तों 6 का इंटू कीजिए, 0 आ जाएगा, 6 3 कितना हो जाए 18 यानी 180, ठीक है ना, ये आ रहा है 180। तो इसी प्रकार दोस्तों हम 6 इंटू 11 कर दें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 66 यानी 6 मिनट यानी कि दोस्तों 66 डिग्री यानी 11 मिनट में दोस्तों वो 66 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आता है दोस्तों क्लॉक। हालांकि इससे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट ही माना जाता है क्योंकि दोस्तों इससे अधिकतम पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार नहीं आते हैं, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो हमने पहले ही कहा था दोस्तों सीरीज वाले से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये लेटर में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, तो कैसे किए जाते हैं वो भी समझना, ठीक। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे YZA, तो ये तो बोलो आप कह रहे होंगे अरे ये तो दूर दूर आ गए, कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों ये दरअसल क्रम से चल रहे हैं। वो कैसे हैं, जो 25 है दोस्तों, जो Y है, Y कितने स्थान पर आता है 25 पर, Z कितने स्थान पर आता है 26 पर, ए कितने पर 1 पर आता है। तो आप देख रहे हो 25 26 और 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ C कितने पर आता है 3 और D कितने पर आता है 4 पर आता है, ठीक है ना। तो 4 पर आता है तो दोस्तों 2 नंबर पर कौन आता है B आता है, B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चों को जितने कोडिंग और डिकोडिंग संख्या यानी कोडिंग संख्या उन्हें पता नहीं होती है, ठीक है ना, जो लेटर की जो संख्या होती है वो पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ मालूम नहीं है, आपको पता होना जेड के Y के बाद क्या आएगा Z आएगा, Z के बाद A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C और C के बाद D। इसमें कोडिंग संख्या की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ बच्चे तो इसी पर सोच विचार करते हैं कि अरे मुझे तो कोडिंग संख्या नहीं आती। देखो दोस्तों दिमाग बस आपका इतना तेज होना चाहिए कि ऐसी आलतू फालतू चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई, संख्या 1 के विपरीत कौन सा फलक संख्या होगी। तो दोस्तों जो हमें एक संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके जो विपरीत है यानी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सामने, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसके जो अपोजिट है, ठीक ना, यानी विपरीत है, वो कौन सी संख्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमें जो पासा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो पासे में दोस्तों हमें जो 3 संख्या दिखाई देती हैं, ये कैसी हैं, दिखने वाली सतह होती हैं। और इसके विपरीत वाली कौन सी सतह होती हैं, जैसे 4 के नीचे, ठीक है ना, 1 के बगल में और 2 के पीछे, यानी ये 3 ऐसी संख्या होती हैं दोस्तों विपरीत, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए, कितना, एक पासा, ठीक है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये साधारण पासा है या फिर कौन सा मानक पासा है, ठीक है ना, कौन सा है, मानक पासा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एक पासे की तुलना कर लेनी चाहिए, जैसे कि हम कैसे करते हैं, साधारण पासे की, ठीक है ना, किसकी, साधारण। तो साधारण पासे का नियम क्या कहता है दोस्तों, किन्हीं दो दिखने वाली सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखने वाली सतह कौन सी है, मैंने आपको बताया 4, 3 और 1, ये कौन से होते हैं, दिखने वाली। तो दिखने वाली 2 सतहों का, जैसे कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3, लेकिन ये 7 नहीं हो रहा। इस प्रकार इन 2 सतहों को भी हम देखें दोस्तों जोड़कर, जैसे 4 और 1 को, तो ये 5 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा। इसी प्रकार दोस्तों हम इन दोनों सतहों को भी देखें, 4 और 2 को, तो ये 6 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों इन्हें जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये साधारण पासा नहीं है। जब ये साधारण पासा नहीं है तो फिर कौन सा है, मानक पासा, ठीक है ना। अब दोस्तों मानक पासा का रूल क्या कहता है कि एक सतह क्या, दिखने वाली, ठीक है ना, एक सतह दिखने वाली और दूसरी जो विपरीत है, ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों प्लस करने पर उसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 4 देकर रखी है, तो इसके जो पीछे होगी दोस्तों, तो वो कौन होगी, 3 होगी, 3 होगी दोस्तों, 3 और 4 जब जोड़ेंगे तभी तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 1 है, 1 हो दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी संख्या का हम जोड़ दें दोस्तों, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 2 है दोस्तों, 2 और कितने, यहाँ पर 5 को जोड़ें, ठीक है ना, 2 और 5 को, तो दोस्तों हमें क्या हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको हमें क्या बताना था, 1 के विपरीत बताना था, किसके विपरीत, 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत क्या है दोस्तों, 6 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसकी बेसिक सी जानकारी आपको बता दूं, साधारण पासा और मानक पासा में समझने की प्रक्रिया। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो साधारण पासा होता है वो कैसा होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता, असीमित होता है, माने कि उसकी संख्या कैसी है, बदलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों मानक पासा वो होता है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, उसकी डेट जो है दोस्तों वो फिक्स होती है, ठीक है ना। जैसे 1 के अपोजिट है दोस्तों आपको 6 ही होगी, ठीक है ना, ये मानक पासा में फिक्स होता है, ठीक है ना। 2 के अपोजिट है दोस्तों 5 होती है, ये भी मानक पासा में फिक्स ही रहता है। और 4 के अपोजिट दोस्तों 3 होती है, ठीक है ना। ये दोस्तों जो अपोजिट है ये मानक पासा में फिक्स होती हैं, ठीक है ना, यानी कि ये कभी नहीं बदलती हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी देखी होगी या फिर खेली होगी, तो उसमें दोस्तों जो सांप सीढ़ी है, ठीक है ना, जो आप खेलते हैं, ठीक है ना, इसके पास के जरिए, तो दोस्तों वो सभी के सभी निश्चित हैं, यानी वो मानक पासा होता है, ठीक है ना, मानक पासा, समझ गए ना। तो मानक पासा क्या होता है, कभी नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों साधारण पासा बदलता रहता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है डाइस यानी पासे में से, ठीक है ना, तो इससे दोस्तों 35 साल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ने लायक है। तो ये आपके ऊपर है, पढ़ें तो पढ़ें, ना पढ़े तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट बताना, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो इन बच्चे सभी टॉपिक को पढ़ता है या पार करता है वो उनके लिए बहुत अच्छे, यानी कि बहुत अच्छा होता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों कभी कभार हमें थोड़ी पता है कि वो कहाँ किस टॉपिक से पूछेगा, लेकिन दोस्तों हमने वो टॉपिक आपको बता दी हैं 12 टॉपिक, कि जो 12 टॉपिक यदि आप पढ़ लोगे दोस्तों तो आपके 14 क्वेश्चन पक्के। क्योंकि दोस्तों 2 टॉपिक यानी कि आपको एनालॉजी और सीरीज, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिससे आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। 6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो आपके बदलते रहते हैं टॉपिक, क्योंकि दोस्तों आपके पास टोटल 38 टॉपिक हैं, किसमें, रीजनिंग विषय में, ठीक है ना। रीजनिंग में से दोस्तों आपको 18 ही टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी के जो टॉपिक हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए असंगत समूह का चयन करें। तो दोस्तों ये सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, ये
19वां पूछा चुका है, रेलवे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने सबसे शुरू में असंगत यानी विषम समूह का पहचान की थी, तो ये क्वेश्चन उसी के आधार पर है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट के रूप में है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो अपना लाभ उठा सके। तो दोस्तों अगले सेट में हम मिलेंगे। अगला सेट जो रहेगा वो रहेगा 56। ठीक, कितना रहेगा? 56। तब के लिए अलविदा, जय हिंद एंड जय भारत।